कल हम लोगों ने बात की थी परिसर के कब्जेदार, इनका क्या दायित्व है उन लोगों के प्रति जो परिसर में प्रवेश करेंगे। परिसर में प्रवेश करने वाले लोग 1957 से पहले 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए। पहली श्रेणी संविदा के अंतर्गत प्रवेश कर पाने वाले इन लोगों की थी, और जो दूसरी श्रेणी थी वो उन लोगों की थी जिन्हें क्या कहा गया था, आमंत्रित अतिथि। और तीसरी श्रेणी उन लोगों की थी जिन्हें लाइसेंसी ये कहा गया था। और चौथी श्रेणी उन लोगों की थी जिन्हें अतिचारी इस संज्ञा में रखा गया था। बिफोर 1957 किसी परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की ये 4 श्रेणियां ये बनाई गई थी। और हमने देखा था कि जो परिसर का कब्जेदार था, जो ऑक्युपायर था, उसका जो दायित्व था इन 4 श्रेणियों के लोगों के प्रति, वो ऊपर से नीचे की ओर लगातार कम होता चला गया था। जो संविदा के प्रति संविदा के अंतर्गत ये प्रवेश पा रहे थे, उनके प्रति ये दायित्व सबसे ज्यादा, और अतिचारियों के प्रति ये दायित्व सबसे कम। ठीक है, ये स्थिति उभरकर सामने आई। लेकिन कौन किस श्रेणी का है, लोगों की श्रेणियों को निर्धारित करने में हुई कठिनाइयों को देखते हुए 1957 में लॉ रिफॉर्म कमेटी इसकी सिफारिश पर ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट ये इंग्लैंड में पारित हो गया। और इंग्लैंड का अधिनियम भारत में तत्स्थानीय कोई अधिनियम न होने के कारण न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के रूप में, ठीक है, भारत में भी प्रयोग ये होने लगा है। इसी के मुताबिक 1957 का जो ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट है, इसी के मुताबिक हिंदुस्तान में भी कब्जेदारों का दायित्व उन लोगों के प्रति जो परिसर में प्रवेश करेंगे ये डिसाइड किया जाने लगा है। और आपको बताया गया था कि 1957 का जो ऑक्युपायर लायबिलिटी एक्ट है, इसमें 2 श्रेणियां मिलाकर एक कर दी गई। और अब आमंत्रित व्यक्ति और लाइसेंसी ये अलग अलग नहीं बचे। अब आमंत्रित व्यक्ति और लाइसेंसी इन्हें मिलाकर एक शब्द ले आए हैं, दर्शक, विजिटर। इसके प्रति दायित्व का निर्धारण यह ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट में किया गया है। ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट किस प्रकार के दायित्व का सृजन यह करती है, इसकी चर्चा होनी थी। ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट की जो धारा 2 है वो मुख्यतः दायित्व की चर्चा करती है कि किस प्रकार का दायित्व परिसर के कब्जेदार का आगंतुकों के प्रति यह होगा। आगंतुक जो आमंत्रित अतिथि होंगे, ठीक है, या जो निमंत्रित अतिथि होंगे, दोनों के प्रति। यहीं पर एक चीज समझ लेनी चाहिए, आमंत्रित और निमंत्रित ये 2 अलग अलग शब्द हैं। अंग्रेजी में इनविटेशन, इनवाइटेड पर्सन, केवल यही इसका अर्थ लिया जाता है। लेकिन हिंदी में आमंत्रित और निमंत्रित दोनों अलग अलग होते हैं। आमंत्रित व्यक्ति हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे किसी विशेष उद्देश्य से, ठीक है, आप किसी विशेष स्थान पर यह बुलाते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस है।
जैसे लेक्चर डिलीवर करने के लिए आपने किसी को इनवाइट किया तो हिंदी में कहेंगे वो आमंत्रित व्यक्ति है। ठीक है, वो आमंत्रित है क्योंकि जस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पज वो वहां पर आएगा, लेक्चर डिलीवर करेगा बस। और जैसे ही लेक्चर डिलीवर उसने कर दिया, इसके बाद आमंत्रण खत्म हो चुका है। व्यक्ति विशेष को विशेष उद्देश्य से विशेष स्थान पर बुलाना, यह आमंत्रण कहलाता है। और निमंत्रण यह विशेष व्यक्ति को नहीं होता। ठीक है, या यूं कहें व्यक्ति विशेष इनको हो सकता है। जैसे अपने मित्रों को आपने निमंत्रित किया, लेकिन निमंत्रण इसमें क्या होता है, एक उत्सव ये शामिल रहता है, एक सेरेमनी ये शामिल रहती है। जैसे आपने शादी पर निमंत्रित किया है, किसको? अपने मित्रों को। अवसर विशेष पर निमंत्रण अवसर विशेष पर ही है, विशेष व्यक्तियों को ही है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक सेरेमनी उसके पीछे कहीं ना कहीं ये होती है। काम होगा उसके बाद एक सेरेमनी ये भी होती है। तो निमंत्रण और आमंत्रण दो अलग अलग शब्द हैं हिंदी में। अंग्रेजी में दोनों के लिए एक ही शब्द है, इनवाइट। दोनों शब्द मिला दिए गए तो आपका ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट, परिसर में जो लोग प्रवेश करेंगे निमंत्रित व्यक्ति के तौर पर या आमंत्रित व्यक्ति के तौर पर, दोनों के प्रति दायित्व का निर्धारण ये धारा 2 में ये कर रहा है। धारा 2 ये जिस प्रकार की ड्यूटी ये बता रही है कि किस प्रकार की ड्यूटी ये होगी, किसकी? परिसर पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की, उस व्यक्ति के प्रति जो प्रवेश करेगा। तो वो कहता है सामान्य यानी उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य है, सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य नहीं है। सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य का मतलब तो यह हुआ कि वहां पर कोई किसी भी ढंग से, ये तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी जैसी चीज हो गई, वहां पर वो आएगा और किसी भी कारण से तो चोट लग गई तो परिसर का कब्जेदार ये दायी हो जाएगा। जबकि उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य है। इसका मतलब यह हुआ कि उसे वो खतरे जो वहां मौजूद हैं, ठीक है, या वे खतरे जिसकी उसे जानकारी है, या वे खतरे जो अतिथि के द्वारा कुछ किए जाने की दशा में उत्पन्न हो जाएंगे, उन सबकी जानकारी उसे दे देनी चाहिए और उन खतरों से बचाव के साधन ये उपलब्ध कराने चाहिए। उचित सावधानी का मतलब यह हुआ। और सुरक्षा इसे सुनिश्चित करने का कर्तव्य, अगर ये ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट ये रख देगा तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी जैसी चीज हो जाएगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि परिसर में प्रवेश किया और अकस्मात किसी भी कारण से उसे वो क्षति ये पहुंच गई, किसे? जिसने प्रवेश किया है, तो ये माना जाएगा आप सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल हो गए। और दायित्व का निर्धारण ये हो तो ऐसा नहीं है। ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट सिर्फ इतना ही कहता है कि जब आपने व्यक्ति को इनवाइट किया है, चाहे आमंत्रित किया है चाहे निमंत्रित किया है, यानी टू पार्टिसिपेट इन ए सेरेमनी, or you have invited a person just for a specific purpose, और वो आपके यहां आया है, तो आपका कर्तव्य क्या है? उसकी सुरक्षा के प्रति उचित सावधानी बरतने का। और उचित सावधानी का मतलब क्या हुआ? वहां पर जो खतरे हैं उनसे, ठीक है, उसे चेतावनी ये दीजिए। वहां पर जो खतरे मौजूद हैं उनसे बचाव के, ठीक है, उनसे उसका बचाव ये कीजिए। आपके घर में कुत्ता है,
ठीक है, वो आने वाला है तो बांध कर रखिए। ठीक है, आपके घर में कहीं पर अंधेरा है या कहीं पर फिसलन है तो उसे बताइए कि अमुक जगह पर फिसलन है, ताकि वो ठीक से वहां पर आए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये तो खतरा है। ठीक है, आपने उसकी उचित सावधानी बरतने में या उसकी सुरक्षा के प्रति उचित रूप से सावधान रहने में कोताही ये की है। और फिर ऐसी दशा में अगर आपके परिसर में उसे कुछ हो गया तो आप ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट की धारा 2 के मुताबिक दायित्व के अधीन है। ठीक है, ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट की धारा 2, इसे 2 खंडों में उन्होंने विभाजित किया है, काखंड और खाखंड। उन्होंने कहा यह देखा जाएगा कि परिसर में जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया, ठीक है, तो उस समय की सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह देखा जाएगा कि आपको किस प्रकृति की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या आपने उस सावधानी में कमी ये की है। जिस प्रकृति की सावधानी आपको बरतनी चाहिए थी, उस प्रकृति की सावधानी आपने बरती या नहीं बरती, इसे ध्यान में रखा जाएगा। जिस प्रकृति की सावधानी, जैसे आप देखें कहीं लिखा होता है कुत्ते से सावधान, सिर्फ लिखना पर्याप्त है। ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने से रोकने के लिए आगंतुकों के लिए बाड़ लगाए जाना यह भी जरूरी है। भाई किस प्रकृति की सावधानी है, यह डिजायर्ड है। ठीक है, और क्या आपने सावधानी में कमी की है। धारा 2 आप पर उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य यह रखना है, और उचित सावधानी आपने बरती या नहीं बरती तो बाद की सभी सुसंगत परिस्थितियों में यह निर्धारित करने की कोशिश होगी कि आपको किस प्रकृति की सावधानी यह बरतनी थी, और जिस प्रकृति की सावधानी आपको बरतनी थी उस प्रकृति की सावधानी आपने बरती या नहीं बरती। अगर उस प्रकृति की सावधानी आपने नहीं बरती तो सावधानी में कमी यह मानी जाएगी। ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट की धारा 2 में 2 दृष्टांत ये भी दिए गए। 2 दृष्टांत देकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार की सावधानी आपको रखनी चाहिए और कब कब आपने सावधानी में कमी की है यह माना जा सकता है। उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से बताया किसमें, ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट में। उन्होंने कहा जैसे आपको यह मानना चाहिए कि जो आगंतुक है वो अगर बच्चा है तो उसके प्रति वयस्कों की तुलना में अधिक सावधानी ये आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकृति की सावधानी किसी वयस्क व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, उस प्रकृति की सावधानी बच्चे को खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त तो नहीं है। तो अगर आपका आगंतुक, आप किसी परिसर के कब्जेदार हैं और आपका आगंतुक कौन है, बच्चा, तो आप उस प्रकृति की सावधानी नहीं बरतेंगे जिस प्रकृति की सावधानी आप वयस्क को, ठीक है, उस परिसर में मौजूद खतरे से बचाने के लिए बरतेंगे। और अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो आप आगंतुक की सुरक्षा के प्रति उचित सावधानी बरतने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं, यह भी माना जा सकता है। और फिर उस दशा में आपका दायित्व तो होगा। उन्होंने कहा लेकिन एक चीज यह भी मानी जा सकती, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो स्थान है, जो परिसर है आपका, वहां बच्चा आएगा तो अकेला नहीं आएगा, मां बाप के साथ आएगा या किसी संरक्षक के साथ आएगा, और तब उस दशा में सावधानी का स्तर फिर बदल जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट के अंतर्गत बाद की सभी परिस्थितियों
बाद की सभी परिस्थितियों में यह निर्धारित करने की कोशिश होगी कि सावधानी वो किस प्रकृति की होनी चाहिए थी और क्या आपने उस प्रकृति की सावधानी को बरतने में कमी की है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। हर बात के तथ्य अलग होंगे। आप ऐसे परिसर के कब्जेदार हैं जहां यूजुअली बच्चे आते हैं और मां बाप के द्वारा, ठीक है, आपके परिसर में आपके कब्जे वाले परिसर में इस विश्वास पर बच्चे भेज दिए जाते हैं कि बच्चे वहां सुरक्षित रहेंगे। और आपने, ठीक है, उस प्रकृति की सावधानी बरती है जिस प्रकृति की सावधानी वयस्कों को खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो फिर स्थिति क्या है? बात की सभी सुसंगत परिस्थितियों में जिस प्रकृति की सावधानी आपने बरती है वह आपके आगंतुक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आप दायी हो सकते हैं। और दूसरी दिशा में आप ऐसे परिसर के कब्जेदार हैं जहां यूजुअली बच्चे नहीं आते हैं या आते हैं किंतु मां बाप के साथ आते हैं या किसी संरक्षक के साथ आते हैं। तो फिर आपको कितनी सुरक्षा रखनी चाहिए यह भी बात की सभी सुसंगत परिस्थितियों में देखा जाएगा। किस प्रकृति की सावधानी यह आपको वहां पर रखनी चाहिए थी ताकि आगंतुक जो कि बच्चा है और जिसके अपने संरक्षक के साथ आने की उम्मीद है, ठीक है, वो खतरे से बचाने के लिए, उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त हो। और अगर उतनी सावधानी आपने बरती है फिर भी बच्चा क्षतिग्रस्त हो गया तो आगंतुक के प्रति आपने अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन किया है और फिर आप किसी भी तरीके से आपत्ति की विधि में दायी नहीं है। क्यों? परिसर के कब्जेदार के तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करना यह आपका कर्तव्य नहीं है। उचित सावधानी बरतना यह आपका कर्तव्य है। उचित सावधानी आगंतुक के प्रति, और आगंतुक के प्रति जो उचित सावधानी है इसको सभी सुसंगत परिस्थितियों में देखा जाएगा। सुसंगत परिस्थितियों में यह भी है जैसे एक सावधानी बरती जा सकती थी लेकिन परिसर के कब्जेदार के तौर पर अगर वो सावधानी आप बरतते तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बात की सभी सुसंगत परिस्थितियों में उस प्रकृति की सावधानी बरतना यह समुचित नहीं भी माना जाएगा। यद्यपि एक प्रकार की सावधानी बरतने पर आप सुरक्षित रख सकते थे किसे? आगंतुक को, लेकिन उस प्रकार की सावधानी बरतने में इतने पैसे खर्च हो जाएंगे जैसे रेलवे लाइन के चारों ओर सब जगह इतनी ऊंची चार दीवारी बना दी जाए कि कोई रेलवे लाइन पार ही न कर सके तो होने वाली दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी। ठीक है, दुर्घटना कैसे होगी? कोई जा ही नहीं पाएगा रेलवे लाइन पे। लेकिन यह साध्य नहीं है। हां, जहां आबादी से गुजर रही है रेलवे लाइन वहां फटकिया बनाना, वहां आवागमन को रोकना उस समय जिस समय ट्रेन आ रही है तो ठीक है, लेकिन हर समय चार दीवारी बनाकर रोक दिया जाए ये युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि इसमें इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है, कि परिसर के कब्जेदार के तौर पर, ठीक है, रेलवे से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह आगंतुकों के प्रति इस प्रकार की सावधानी ये बरते। आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने है तो इस प्रकृति की सावधानी ये बरते। इसीलिए उन्होंने कहा वाद की सभी सुसंगत परिस्थितियों में, ठीक है, यह देखा जाएगा कि आपको जिस प्रकृति की सावधानी बरतनी थी उस प्रकृति की सावधानी आपने बरती है या नहीं। और यदि उस प्रकृति की सावधानी आपने बरती है
तो फिर सावधानी में कमी, इसका तर्क नहीं दिया जा सकेगा। और जब इस तर्क को नहीं दिया जा सकेगा तो आपके परिसर में प्रवेश करने से आगंतुक को क्षति भले ही हुई हो, लेकिन आगंतुक के प्रति परिसर के कब्जेदार का कोई दायित्व तो ये नहीं हो सकता। क्यों? उसका सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य ये नहीं है, उसका उचित सावधानी दिखाने का कर्तव्य है। ठीक है, परिसर के कब्जेदार का जो कर्तव्य है, धारा 2 ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट में वो क्या कहता है? परिसर में जो प्रवेश कर रहा है उसके प्रति उचित सावधानी दिखाने का कर्तव्य है। और दृष्टांत के माध्यम से क्या बता रहा है कि जैसे परिसर का कब्जेदार यह अपेक्षा कर सकता है कि उसका आगंतुक बच्चा होगा ही नहीं, और अगर होगा तो अपने संरक्षक के साथ होगा। तो अगर जो परिसर का कब्जेदार है वो ऐसे परिसर का कब्जेदार है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक विशेष प्रकार की सावधानी बरत सकता है। लेकिन अगर वो ऐसे परिसर का कब्जेदार है जैसे नगर निगम, उसने बच्चों के खेलने का पार्क ये बना रखा है, ठीक है, तो वहां तो बच्चे आएंगे बिना संरक्षक के आएंगे, तो आपका आगंतुक, ठीक है, बच्चा है और उसके प्रति आप उतनी सावधानी बरतकर, ठीक है, या उस प्रकृति की सावधानी बरतकर सावधानी बरतने के कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करने वाले हो गए हैं, ऐसा तर्क आपके द्वारा यदि दिया भी जाएगा तो वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सावधानी बरतने का जो कर्तव्य है, सुरक्षा के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य है, इसी को स्पष्ट करने के लिए धारा 2 में खा खंड जोड़कर एक और दृष्टांत दिया है। उन्होंने कहा जैसे परिसर में कोई प्रोफेशनल ये प्रवेश कर रहा है, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कौन होता है? जो, ठीक है, एक निश्चित फीस के बदले, ठीक है, अपनी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। द पर्सन हु इज सर्विस प्रोवाइडर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ ए फीस, जस्ट लाइक एडवोकेट। ठीक है, या आपने किसी को बुलाया बिजली संभालने के लिए, अब आपके परिसर में वो प्रवेश कर रहा है, तो इस परिसर में प्रवेश करने से, ठीक है, उसके व्यवसाय के जो प्रासंगिक खतरे हैं, भाई हमने बुलाया काहे के लिए? करंट आ रहा होगा तभी तो हमने बुलाया है तुम्हें। आपको अपने व्यवसाय के प्रासंगिक खतरे ये तो पता ही होंगे ना। हमने सांप पकड़ने वाले को बुलाया, तो कुत्ता उसे काट ले तब हैं हम जिम्मेदार। वो आगंतुक है, कुत्ते के प्रति सावधान नहीं होगा जब हमने सांप के लिए बुलाया, लेकिन सांप तुम्हें काट ले तो हम क्या करें? ठीक है ना। तो दृष्टांत खा में उन्होंने बताया कि जब प्रोफेशनल प्रवेश करता है तो परिसर का कब्जेदार इस आशा को रखने का अधिकारी है कि उसके परिसर में इस व्यक्ति के व्यवसाय के जो प्रासंगिक खतरे हैं इसकी इसे जानकारी रही होगी और इसने उनसे बचाव के उपाय कर लिए होंगे। अर्थात इसके व्यवसाय के जो प्रासंगिक खतरे हैं अगर उनसे परिसर के कब्जेदार के कब्जे वाले परिसर में भी इसको नुकसान हो जाए तो भी इस आगंतुक के प्रति परिसर के कब्जेदार का कोई दायित्व नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बाद की सभी सुसंगत परिस्थितियों में उस प्रकृति के खतरे के प्रति सावधानी बरतना ये परिसर के कब्जेदार के लिए साध्य नहीं था। अगर होता तो तुम्हें ही काहे बुलाता हूं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी परिसर के कब्जेदार का आगंतुक के प्रति एक सामान्य सावधानी ये बरतने का कर्तव्य है और उसने सामान्य सावधानी बरतने में कमी की है। ये बात की सभी सुसंगत परिस्थितियों में सावधानी की प्रकृति जो अपेक्षित थी उसको ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। और तब अगर परिसर का कब्जेदार
ये उचित सावधानी न बरतने का दोषी ये पाया गया तो वह ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आगंतुक के प्रति दायित्व के अधीन होगा। और यही स्थिति हिंदुस्तान में है। इस विषय पर जो मुकदमे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ग्लासगो कॉरपोरेशन, ठीक है, सबसे पहले ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस, ठीक है, आपका टेलर, ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर, यह मुकदमा है। अब इसमें आगंतुक कौन है? बच्चा। ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर इस मुकदमे में एक पार्क, वो है किसका? कॉरपोरेशन का। अब पार्क है तो कॉरपोरेशन परिसर के कब्जेदार के तौर पर यह भली प्रकार अनुमान लगा सकता है कि बच्चे वहां आएंगे और बिना संरक्षक के आएंगे। उस पार्क में एक स्थान पर जहरीली, ठीक है, झाड़ी ये मौजूद थी और उस झाड़ में, उस जहरीली झाड़ी में बेर ये लगे हुए थे और वो बेर देखने में बड़े आकर्षक ये लग रहे थे। परिसर के कब्जेदार के तौर पर एक तो कॉरपोरेशन का यह कर्तव्य था अपने आगंतुक, जो कि उसके आगंतुक कौन हो गए? बच्चे, पार्क के कारण, ठीक है, वयस्क ये भी हो सकते हैं। तो वयस्क होने के कारण, ठीक है, ये वयस्कों को उन झाड़ियों तक पहुंचने से रोकने के लिए जिस प्रकार की और जिस प्रकृति की सावधानी अपेक्षित है उतनी सावधानी बच्चों के लिए कोई मायने ये नहीं रखती। वयस्कों के लिए तो आप लिखकर सिर्फ लगा दो, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपने आगंतुक के प्रति, ठीक है, जिस प्रकृति की सावधानी बरतनी चाहिए थी उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो आपने बरत ली है। लेकिन जहां आगंतुक बच्चा है, बच्चे के लिए कौन सा निर्देश माने रखता है? वहां तो आदमी बैठा लो और आदमी की नजर चूके तो वो खा लेंगे। इसके लिए तो आपको कोई, ठीक है, उस झाड़ी को घेरना चाहिए था। अगर अव्वल तो उसे हटाइए और मान लीजिए पार्क की सुंदरता को, ठीक है, बनाए रखने के लिए आप उस पेड़ या झाड़ी को आवश्यक ये समझते हैं तो कुछ ऐसा करिए कि आपके आगंतुक जो बच्चे हैं और जो बिना संरक्षक के भी वहां जाएंगे वे वहां तक न पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था करिए। अन्यथा आपने ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट के, ठीक है, सेक्शन 2 द्वारा निर्धारित दायित्व का निर्वहन कर दिया है। ये क्यों मान लिया जाए? और यही हुआ कि आगंतुक जो एक बच्चा है वो गया और जाकर उसने क्या किया? जहरीली झाड़ी से बेर ये खा लिया और बच्चे की डेथ ये हो गई। कॉर्पोरेशन उत्तरदायी ये ठहराया गया। क्यों? क्योंकि डोरोग वर्सेस स्टीवेंसन भी सेटिस्फाई है। डोरोग वर्सेस स्टीवेंसन क्या कहता है कि कार्य के कर्ता को, क्योंकि है तो उपेक्षा से संबंधित मामला, पहले पूर्वानुमान, सन्निकटता, ये दो तक तो होने चाहिए, ठीक है ना। और फिर यहां पक्षकारों में विशेष संबंध होने के कारण, ठीक है, क्या है, एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की सुरक्षा में चूक न करने का कर्तव्य यह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों पर स्टीवेंसन ये भी संतुष्ट है। क्यों? कार्य का कर्ता, ठीक है, ये उचित तौर पर पूर्वानुमान लगा सकता है कि वो जो काम कर रहा है इससे उस आगंतुक को खतरा हो सकता है और इस दृष्टिकोण से वो आगंतुक उसका पड़ोसी हो गया।
और उसे उस पूर्वानुमानित खतरे से बचाना, ये इसका कर्तव्य हो गया। ठीक है, मीनिंग देयर बाय यहां ड्यूटी सिचुएशन आ गई। ठीक है, और ड्यूटी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपसे लापरवाही से काम न करने की अपेक्षा की जाए, बल्कि ऐसी है कि आपको किसी काम में चूक न करने का कर्तव्य ये आप पर उत्पन्न होगा। चूक न करने का कर्तव्य इन्हीं पक्षकारों में विशेष संबंध है आगंतुक और परिसर के कब्जेदार का। इसलिए यहां आपका दायित्व होगा, आपका कर्तव्य होगा कि उसकी सुरक्षा में कोई चूक न करे। और ये चूक न करने का कर्तव्य आप पर किसने रखा? ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट ने। और चूक न करने का कर्तव्य किस सीमा तक विस्तृत है कि आपको आगंतुक की आयु, आगंतुक की बुद्धि, यानी बात की सभी सुसंगत परिस्थितियां, बात की सुसंगत परिस्थितियां हुई ना, आगंतुक की आयु, आगंतुक की बुद्धि, ये बात की सुसंगत परिस्थिति है ना। इन परिस्थितियों में जिस प्रकृति की सावधानी उसकी सुरक्षा के लिए बरतनी चाहिए, उसे बरतने में आप असफल हो गए। ठीक है, आपको उस जहरीली झाड़ी तक पहुंचने से आगंतुक बच्चे को रोकना ही चाहिए था। और इसके लिए जिस प्रकृति की सावधानी अपेक्षित थी, चूंकि आपने उस प्रकृति की सावधानी नहीं बरती, अगर आपने बरती होती उस प्रकृति की सावधानी और फिर भी बच्चे को नुकसान हो गया होता, तो आपका कोई दायित्व तो ये नहीं था, क्योंकि सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आपका उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य है। और यहां तो उचित सावधानी का मतलब वो जिस प्रकृति की सावधानी, जिस प्रकार की, जिस नेचर की सावधानी चाहिए थी, उस नेचर की सावधानी आपने नहीं बरती। बच्चे के लिए निर्देश ये क्या मायने रखते हैं? आपने बाड़ भी लगाई हो, अगर उतनी ऊंची है कि बच्चे चढ़कर कूद जाए तो भी बेकार है। भाई आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा उपाय करता है, आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। भाई बच्चा रोक देकर रुकता नहीं है, वो उपाय करता है वहां तक जाने का। आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आपका आगंतुक बच्चा है तो उसके प्रति उचित सावधानी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको बच्चे के स्वभाव को ध्यान में रखकर जिस प्रकृति की सावधानी चाहिए उस प्रकृति की सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा मुकदमा फिफ्थ बनाम रोचेस्टर कारपोरेशन। ठीक है, फिफ्थ बनाम रोचेस्टर कारपोरेशन, यहां दायित्व तो नहीं माना और यहां भी आगंतुक बच्चा है, आगंतुक बच्चा ही है। यहां भी आगंतुक कोई बहुत बड़ा आदमी हो ऐसी स्थिति नहीं, आगंतुक अभी भी बच्चा है। लेकिन अब दायित्व तो नहीं माना। ठीक है, क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना कि जिस स्थान पर बच्चा पहुंचा था उस स्थान पर यह उम्मीद ही नहीं थी कि कोई बच्चा यहां बिना संरक्षक के आ जाएगा। ये कोई युक्ति संगत मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे शमशान है, वहां बड़े अच्छे अच्छे नर्सरी वहां है, बहुत अच्छे फूल लगे। शमशान की नर्सरी में लोग फूलों के पेड़ लेने जाते हैं नगर के, और वहां कई लोग रहते हैं जिन्होंने सांपों को पाल रखा है, बाकायदा जहरीले सांपों को पाल रखा है इसी शमशान में। एक तो मृत्यु भी अभी हो चुकी है पालने वाले की। अब यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई बच्चा अकेला वहां शमशान में पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वहां की जो नर्सरी है उसमें इस प्रकार की जहरीले पेड़ लगे और वहां एक केवल बोर्ड लगा हुआ है, लिखा कि ये पेड़ जहरीले हैं, इन तक मत जाइए, या इस इलाके में सांप पाले गए हैं, वे खुले हो सकते हैं, इस इलाके में मत आइए। पर्याप्त है। क्यों शमशान में
उम्मीद ये है कि जो लोग जाएंगे, इवन महिलाएं नहीं जाएंगी हिंदू मेथोडोलॉजी के मुताबिक, एक्सेप्शनली को चला जाए, लेकिन पुरुष ही जाएंगे और वयस्क जाएंगे। और मानिए हिंदू मेथोडोलॉजी के मुताबिक पुत्र को ही अंतिम संस्कार करने का, ठीक है, और किसी का बेटा छोटा है, ठीक है, तो वो बहुत लोगों के साथ होगा, ऐसी कल्पना है। ये कल्पना नहीं हो सकती कि उस स्थान का आगंतुक बच्चा हो सकता है और बिना संरक्षक के हो सकता है, ये कल्पना नहीं हो सकती। ऐसी दशाओं में, ठीक है, जिस प्रकृति की सावधानी बरती गई है, उस प्रकृति की सावधानी वयस्कों को रोकने के लिए पर्याप्त है, किंतु बच्चों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। और बच्चा पहुंचा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी परिसर का कब्जेदार दायित्व के अधीन नहीं है। क्यों? सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य नहीं है, उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य है। और उचित सावधानी क्या है, ये बाद की सभी परिस्थितियों में सावधानी की प्रकृति, इसे ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा कि सावधानी की उस प्रकृति को, सावधानी में कमी ये माना जाए या न माना जाए। तो फिफ्थ बनाम रोचेस्टर कॉरपोरेशन, इसमें क्या है, कॉरपोरेशन की इमारत खाली पड़ी है। अब जब कॉरपोरेशन की इमारत खाली पड़ी है तो भूतहा इमारत जैसी ही, ठीक है, डिक्लेयर हो जाती है। फिलहाल बच्चे कम से कम खाली पड़ी इमारतों में अकेले नहीं जाते, ठीक है। अगर किसी सुदूरवर्ती स्थान पर, किसी रिमोट एरिया में कोई खाली इमारत मौजूद है तो वहां कोई बच्चा अकेले पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब इसमें हुआ क्या, 5 साल का बच्चा, अच्छा आपने जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रॉट ये पढ़े थे, अवयस्क अपकृत्य में पक्षकार हो सकते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। अवयस्क अपकृत्य करने का दोषी यह भी हो सकता है, यानी अवयस्क अपकृत्य में प्रतिवादी यह भी हो सकता है, और अवयस्क अपकृत्य में वादी यह भी हो सकता है, यह हम लोगों ने पढ़ा था। और इस बात के समर्थन के लिए सीपीसी का आदेश 32 यह कोट किया जाना, ठीक है, यह भी युक्ति संगत है, क्योंकि आर्डर 32 है ना सीपीसी में, जो यह बताता है कि अवयस्क और विकृत किस प्रकार मुकदमा लाएंगे, प्रक्रिया क्या होगी, और उनके विरुद्ध मुकदमा किस प्रकार लाया जाएगा, यह ऑर्डर 32 बताता है। और अपकृत्य क्या है, दीवानी अपकार, सिविल अपकार है, जो नियम, अब मुकदमा जरूर इंग्लैंड का है, लेकिन सिविल लाइबिलिटी के संबंध में जो नियम हिंदुस्तान में है, प्रक्रिया की फील्ड में, प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर, वैसे ही नियम तो इंग्लैंड में है। यानी इंग्लैंड में भी सीपीसी जैसा कोई कानून ये तो है ही है, जो अवयस्कों के दीवानी दायित्व के संबंध में प्रक्रिया का विनियमन ये करेगा। तो इस फिफ्थ वर्सेस रोचेस्टर कॉर्पोरेशन, इस मुकदमे में क्या हुआ कि 5 साल का बच्चा है जो वादी है, अपनी 7 साल की बहन के साथ, प्रतिवादी जो रोचेस्टर कॉर्पोरेशन है, इसकी एक खाली पड़ी इमारत में पहुंच गया। और खाली पड़ी इमारत ऐसी जगह पर है जहां पर युक्ति संगत रूप से यह अपेक्षा की जा सकती है कि बच्चे ऐसी इमारत में अगर आए भी, अव्वल तो आएंगे नहीं, और अगर आए तो अपने संरक्षक के बिना नहीं आएंगे, ठीक है। आपने ऐसी इमारत में प्रवेश किया, आपने यानी बच्चे हैं, बच्चा आगंतुक हो गया, रोचेस्टर कॉर्पोरेशन परिसर का कब्जेदार है, लेकिन चूंकि वह उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है
कि बच्चे वहां अकेले नहीं आएंगे, और उसने एक गड्ढा विदाउट फेंसिंग, फेंसिंग यानी बाड़ लगाए बिना वहां छोड़ दिया। ये बच्चा उसमें गिरा और उसकी टांग टूट गई। ठीक है, अकृत्य विधि में मुकदमा आया, परिसर के कब्जेदार के दायित्व को प्रवर्तित कराने की कोशिश हुई, कहा गया नहीं, कोई दायित्व नहीं परिसर के कब्जेदार का, क्योंकि उसने उचित सावधानी बरतने में कोई कोताही नहीं की है। इमारत ऐसी जगह पर है जहां पर यह कल्पना नहीं हो सकती कि बच्चे यहां विदाउट पेरेंट ये आ जाएंगे, ये बच्चे यहां विदाउट गार्जियन ये आ जाएंगे। दैट इज वाई द फेंसिंग ऑफ, ठीक है, जो उस गड्ढे की फेंसिंग है, इस पर पैसा खर्च करना परिसर के कब्जेदार के द्वारा वेस्टेज ऑफ मनी युक्त संगत रूप से माना जा सकता है, और वो फेंसिंग नहीं कराएगा, क्योंकि वो मानेगा काहे पैसा हम बर्बाद करें। उसने जिस प्रकृति की सावधानी बरती है, बाद की सभी परिस्थितियों में उस प्रकृति की सावधानी बरतना, ठीक है, परिसर के कब्जेदार के तौर पर उसके कर्तव्य का सम्यक निर्वहन किए, और कोई दायित्व यह निर्धारित नहीं हुआ। हां, एक चीज है, हमने कहा ना, शब्द क्या है, बाद की सभी परिस्थितियों में, ठीक है, यह निर्धारित किया जाएगा कि जिस प्रकृति की सावधानी आपको बरतनी चाहिए थी, उस प्रकृति की सावधानी आपने बरती है, और यदि हां, तो कब्जेदार दायित्व अधिनियम 1957 में उचित सावधानी बरतने का जो कर्तव्य बताया गया है, उसका सम्यक निर्वहन हुआ मान लिया जाएगा। और यदि बाद की सभी सुसंगत परिस्थितियों में यह पाया गया कि जिस प्रकृति की सावधानी आपने बरती थी, वह सावधानी में कमी इसे दर्शित कर रही है, तो फिर सम्यक दायित्व का निर्वहन आपने कब्जेदार दायित्व अधिनियम के अंतर्गत किया है, यह नहीं माना जाएगा, और आप दायित्व के अधीन होंगे। ठीक है, किस प्रकृति की बात की सभी सुसंगत परिस्थितियों में, इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दो उदाहरण दिए कि जैसे कब्जेदार ये मान सकता है कि आगंतुक जो होगा वो बच्चा होगा, किंतु अपने पेरेंट के साथ आएगा, तब वो एक प्रकृति की सावधानी बरत सकता है। और अगर उसे ये पता है कि बच्चा हमारा आगंतुक होगा और वह बिना पेरेंट के आएगा, तो फिर उस प्रकृति की सावधानी जो पिछले मामले में पर्याप्त ये मानी जा सकती है, इस मामले में पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, ये हम लोगों ने देखा था। अगर कोई ऐसी जगह है जहां उचित रूप से कल्पना हो सकती है कि आगंतुक बच्चा होगा, अपने पेरेंट के साथ आएगा, ठीक है, यानी चीज जगह खतरनाक है, और आपने बच्चे को ललचाने वाली कोई चीज ये रख रखी है, ठीक है, और फिर आपने सावधानी भी बरत रखी है, लेकिन ललचाने वाली चीज मौजूद है उसके लिए, तो भी ठीक है, आप दोषी माने जा सकते हैं, क्योंकि बाद की सभी सुसंगत परिस्थितियों में देखा जाएगा। एक व्यस्त सड़क है, उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे छोटे वहां नहीं जाएंगे अकेले बिना पेरेंट के, आपने वहां घोड़ा गाड़ी खड़ी कर दी है, ठीक है, बच्चों की आदत होती है, अब वो मां बाप के साथ हैं भी, तो भी उन्होंने लगाम है हट से खींच दी, अब घोड़ा तो दौड़ ही पड़ेगा, बच्चा चोट खा गया, आप दायी हैं, ठीक है, परिसर के कब्जेदार के तौर पर, यानी बाद की सभी परिस्थितियों में देखा जाएगा कि जिस प्रकृति की सावधानी आपको आगंतुक के प्रति रखनी थी, हां ये ठीक है कि आगंतुक पेशेवर है, और
आपके परिसर में उसके पेशे से सुसंगत जो खतरा मौजूद है, उससे ही उसे चोट लगी, वो क्षतिग्रस्त, उसके पेशे से सुसंगत जो दिक्कत आपके परिसर में है, जिस वजह से आपने उसे बुलाया, उसी से उसे चोट लगी, तो फिर आपका कोई दायित्व उसके प्रति नहीं है, क्योंकि अपने पेशे से सुसंगत खतरों के निवारण की जानकारी और उनके तरीके इसे स्वयं पता होने चाहिए। भाई आप एक ढंग का पेशा कर रहे हो, आप फायर फाइटर हो, तो फायर फाइटर को बुलाया कहां जाएगा? जहां आग लगी होगी, और जहां आग लगी होगी वहां धुआं हो गई होगा, और आपको उस धुएं वाली जगह में घुसना होगा, तभी तो आप फायर फाइटिंग करोगे। तो आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आना चाहिए। भाई आप ऑक्सीजन, भाई धुएं में ऑक्सीजन तो होगी नहीं, ठीक है ना? आप घुसोगे अंदर, सांस कैसे आएगी? ठीक है, तो आग से हम जल सकते हैं, ये एक बात हुई, और धुएं से दम घुटकर मर सकते हैं, ये दूसरी बात हुई। तो ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। हां, परिसर के कब्जेदार के तौर पर वहां मधुमक्खी के छत्ते भी हैं। अब धुएं से मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खियां भी निकलती है बाहर। अब फायर फाइटर को, परिसर के कब्जेदार को बताना चाहिए कि हाँ भैया देखो मधुमक्खी के छत्ते भी है, थोड़ा नाक आंख में कुछ कपड़ा अपना भी लगा लो, ताकि नाक आंख में मधुमक्खी घुस ना जाए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? तो उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य है, सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य नहीं है। एक और मुकदमा दिया है, टिचेनर वर्सेस ब्रिटिश रेलवे बोर्ड। ठीक है, टिचेनर वर्सेस ब्रिटिश रेलवे बोर्ड, इसमें भी बच्चा आगंतुक है। और हमने आपसे क्या कहा था? परिसर, इसका अर्थ केवल घर नहीं है, ये कोई परिसर ये हो सकता है। रेलवे स्टेशन ये भी परिसर माना जाएगा, जहां से रेल लाइन निकल रही है, ठीक है, वो भी परिसर ये माना जाएगा। अब इसमें क्या था? वादिनी जो 15 साल की लड़की थी, इसने एक ऐसे स्थान से, ठीक है, पटरियों को पार किया, जिस स्थान से पटरियों को पार करने की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को थी कि यहां से लोग पटरियां पार करते हैं। ठीक है, ये उन्हें पता था कि यहां से लोग पटरी पार करते हैं। पटरी पार करने के लिए पुल ये भी बना हुआ है, लेकिन लोगों की आदत होती शॉर्टकट। वो क्या कर रहे हैं? उस स्थान से जहां से पटरी पार करने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो पटरी वहां से पार कर रहे हैं। और परिसर के कब्जेदार का जो दायित्व है वो क्या है कि अगर उसे मालूम है आगंतुक आएगा, अगर उसे मालूम है कि आगंतुक आएगा, ठीक है, तो फिर आगंतुक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उसका उचित कर्तव्य है। अब आपको मालूम है ना कि लोग यहां से गुजरते हैं, लोग यहां से गुजरते हैं, ये मालूम है आपको। इसलिए रेलवे कंपनी ने क्या किया? वहां दीवार बनवा दी, लेकिन दीवार टूट गई उस जगह से, और वहां से लोग लगातार निकलते रहते हैं, ये मालूम है रेलवे कंपनी को। लेकिन दीवार का बना होना ये एक सूचना है अपने में कि ये स्थान पटरी पार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे हमने कहा ना, अरे भाई कमरे में ताला पड़ा है, न पड़ा हो, ठीक है, तो भी समाज के अधिकांश लोग कमरे में रखी हुई वस्तुओं की चोरी नहीं करेंगे। मत डालिए ताला, तो भी 90% लोग उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं की चोरी नहीं करेंगे, और 10% जो लोग हैं जो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं की चोरी करेंगे, ठीक है, उनमें से 5% ताला पड़े होने की सूचना
ताला पड़ा होना एक सूचना है कि आप घुसने के लिए अपेक्षित नहीं है, ठीक है ना। तो 5% लोग ताला पड़ा होने के कारण उसमें नहीं घुसेंगे, भले ही घुसने की कोई और जगह भी हो, क्योंकि उन्हें यह पता होगा कि अगर हम कमरे में पकड़ गए तो बहाना कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ताला पड़ा है बाहर। उनसे पूछा जाए कि भाई जब ताला पड़ा था तुम घुसे क्यों, ये बताओ। ताला न पड़ा हो तब तो वो कहेंगे हम तो समझे कमरे के अंदर कोई था और जाके चुरा लेंगे। 90% तो वैसे भी चोरी नहीं करेंगे, 5% ये करेंगे। और जो 5% है, ठीक है, उनके लिए ताला कोई महत्व ये नहीं रखता। ताला वो तोड़ देंगे 1 मिनट में और फिर भी चोरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ताला 95% लोगों से सामान की रक्षा कर ही लेता है, ठीक है ना, क्योंकि 90% लोगों को सूचना दे देता है वो कि मालिक नहीं है। 5% लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए ताले का सम्मान ये कर देते हैं और 5% लोग ताला तोड़कर चोरी कर ही लेते हैं। लेकिन 95% के लिए भी ताला एक सूचना है। ताला सिर्फ ताला नहीं है, ताला एक इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है ना। ताला एक सूचना भी है। ऐसे ही रेलवे लाइन पर दीवार का बना होना या रेलवे लाइन के चारों ओर फेंसिंग किया जाना इस बात की सूचना है कि ये प्रॉपर प्लेस नहीं है, ठीक है ना, पटरी पार करने का। अब ये ठीक है कि रेलवे कंपनी को इस बात की जानकारी है कि लोग इस स्थान से पटरियां पार करते हैं, लेकिन दीवार टूटी है ना, तो रेलवे बोर्ड इस बात की, ठीक है, अपेक्षा करने का अधिकारी है कि जो लोग वहां से गुजरेंगे उन्हें दीवार बनी देखकर यह सूचना अवश्य हो जाएगी कि इट इज नॉट द प्रॉपर प्लेस, ठीक है, टू क्रॉस द रेलवे लाइन। ये प्रॉपर प्लेस नहीं है। और फिर अगर वे पार भी करेंगे तो देखभाल के जरा पार करेंगे, ठीक है, कि गाड़ी तो नहीं आ रही, ठीक है, सीटी सुन लेंगे, गाड़ी आने का समय तो नहीं है, ये सारी चीजें देख लेंगे। यानी दीवार बनाकर, भले ही उस दीवार को सुरक्षित नहीं रखा है रेलवे बोर्ड ने, लेकिन फिर भी दीवार बनाकर आगंतुकों के प्रति, ठीक है, उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के कर्तव्य का निर्वहन उन्होंने कर दिया है, यह माना जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हां, अगर कोई बच्चा उस स्थान से जाता है तब बात अलग हो जाएगी। टिचेलर वर्सेस ब्रिटिश रेलवे बोर्ड में क्या था, यह स्थिति थी। पटरियां निकल रही थी, दीवार भी बनी हुई है, दीवार टूट गई है, वहां से लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। पड़ोस में भट्टा था, वहां जाते थे, हाउसिंग सोसाइटी थी, वहां जाते थे। ये 15 वर्षीय लड़की है वादी, ये भी पार कर रही है। उसी समय ट्रेन आ गई, ये चोटिल हो गई, मुकदमा लाया गया, कहा गया ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट क्या कहता है, वाद की सभी सुसंगत परिस्थितियों में जिस प्रकृति की सावधानी बरती जानी चाहिए थी, उस प्रकृति की सावधानी यदि परिसर के कब्जेदार ने नहीं बरती है तो वह सावधानी बरतने में कमी का दोषी है और दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। इस मामले में दीवार उसने बनवाई है, रेलवे कंपनी ने। दीवार का बना होना अपने आप में एक सूचना है, ठीक है, जो कि वादिनी की बुद्धि और वादिनी की आयु, इन दो तथ्यों को, क्योंकि बात की सभी सुसंगत परिस्थितियां ध्यान में रखकर सावधानी की प्रकृति और सावधानी की मात्रा यह निर्धारित की जाएगी ना। यहां बात की सभी सुसंगत परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त व्यक्ति की उम्र और आयु, इसे भी तो ध्यान में रखा जाएगा, ये भी तो बात की सुसंगत परिस्थिति है। उन्होंने कहा बात की सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मुकदमे में
परिसर के कब्जेदार का कोई दायित्व नहीं माना जा सकता। उसने उचित सावधानी बरती है, दीवार बनाकर उसने प्रॉपर सूचना दी है, ठीक है। और वादिनी जिस उम्र और आयु की है उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि दीवार बनी होने की कारण से वह यह सूचना ग्रहण करती है कि यह पटरियां पार करने के लिए उचित स्थान नहीं है। यद्यपि लोग यहां से पार करते हैं लेकिन फिर भी उसे चारों ओर देख लेना चाहिए था और फिर गाड़ी पार करनी चाहिए थी, गाड़ी के आने जाने के समय को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो यहां वाद की सभी सुसंगत परिस्थितियों में परिसर के कब्जेदार का कोई दायित्व नहीं। तो परिसर के कब्जेदार के दायित्व के संबंध में धारा 2 ये निर्धारित क्या करती है? उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, ठीक है ना। उचित सुरक्षा यह सुनिश्चित करनी है, ठीक है। उचित सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करनी है, सुरक्षा के लिए उचित सावधानी रखने का यह कर्तव्य है, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, तो अगर आप परिसर में प्रवेश करते हैं और परिसर, ठीक है, इसमें आपको क्षति ये प्राप्त क्षतिग्रस्त आप हो जाते हैं। आपने परिसर में प्रवेश किया और परिसर में आप क्षतिग्रस्त हुए, ठीक है ना। और आप प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल होने के कारण आप अपने प्रोफेशन की जो, ठीक है, आपके प्रोफेशन के जो परिणामिक खतरे हैं उनसे बचाव के साधन स्वयं करेंगे, इस बात का, ठीक है, इस बात की अपेक्षा परिसर का कब्जेदार कर सकता है। और आपके प्रोफेशनल जो खतरे हैं उनके कारण अगर आपको कोई चोट होती है तो परिसर के कब्जेदार का कोई दायित्व तो नहीं होगा। 2 मुकदमे, जनरल क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वर्सेस क्राइस्टमैन, ठीक है। जनरल क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वर्सेस क्राइस्टमैन में क्या था? क्लब की खिड़की है और खिड़की साफ करने वाले उसे साफ कर रहे हैं। अकस्मात क्या हुआ, खिड़की ऊपर से नीचे गिरी, हाथ पर गिरी, हाथ चोटिल हो गया। यह कहा गया कि जो खिड़की साफ करने के लिए आया है परिसर में, उससे परिसर का कब्जेदार यह उचित रूप में अपेक्षा कर सकता है कि वह प्रासंगिक खतरे जो उसके प्रोफेशन के हैं, यानी खिड़की का नीचे गिर जाना एकदम, ये तो प्रासंगिक खतरा है। अगर इसकी जगह कोई और रहा होता आगंतुक के तौर पर तो दायित्व तो हो सकता था परिसर के कब्जेदार को इस रूप में कि भाई देख लेना खिड़की थोड़ा ढीली है, गिर सकती है। आप इस प्रकार की उचित सावधानी बरतते हो उसकी सुरक्षा के प्रति। लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि खिड़कियां ढीली हो सकती हैं। आपके प्रति उसने अगर ये सावधानी नहीं बरती कि वो चेतावनी देता आपको, तो इस प्रकार से उसने आपकी सुरक्षा में, ठीक है, उचित सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन किया है, यह नहीं माना जा सकता। दूसरा मुकदमा रॉल्स वर्सेस नाथम, और इन 2 मुकदमों के तथ्यों पर आपसे प्रॉब्लम भी पूछी जाती है और फ्री में भी पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम भी बनती है। रॉल्स बनाम नाथम और जनरल क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वर्सेस क्राइस्टमैन, ठीक है ना। तो आपका इसमें क्या कहा उन्होंने? रॉल्स बनाम नाथम, इसके तथ्य ये हैं कि एक कोयले की भट्टी ये जल रही है, भट्टी को अंग्रेजी में बॉयलर ये कहते हैं, एक कोयले का बॉयलर ये जल रहा है, चिमनी इससे धुआं निकल रहा है। चिमनी साफ करने वाले चिमनी साफ करने के बाद जिस छेद से चिमनी साफ करते थे उसे बंद कर रहे थे,
जब कार्बन जलेगा, कोयला जलेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये पैदा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुई और दोनों के दोनों मारे गए। दायित्व का प्रश्न उठा कि परिसर के कब्जेदार को यह बताना चाहिए था कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहां हो सकती है और आप उससे सुरक्षा के उपाय करके ही इसको साफ करें। और चूंकि इस प्रकार की सावधानी परिसर के कब्जेदार द्वारा यह नहीं बरती गई है, इसलिए परिसर के कब्जेदार उत्तरदायी। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धारा 2(2) जो सावधानी का कर्तव्य रखती है परिसर के कब्जेदार का, ठीक है, वो क्या है? वो सुरक्षा के प्रति उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य है। और धारा 2 में दृष्टांत का और दृष्टांत खा जुड़ा हुआ है। और दृष्टांत खा कहता है कि अगर प्रोफेशनल प्रवेश कर रहे हैं तो प्रोफेशन के जो आनुषंगिक खतरे हैं उनके प्रति सावधानी उन्हें स्वयं रखनी पड़ेगी। उनके प्रति सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य परिसर के कब्जेदार का नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कोई कर्तव्य नहीं। अच्छा, इसी में ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट की धारा 2(2) दृष्टांत का और दृष्टांत खा हुए, एक बच्चों के संबंध में और दृष्टांत दूसरा प्रोफेशनल्स के संबंध में। और सावधानी बरतने का कर्तव्य क्या है? उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य है, सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य नहीं है, ठीक है। धारा 2(3) यह कहती है कि अगर आपने चेतावनी भी दे दी खतरे के प्रति, यानी ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट की धारा 2(3) यह कहती है कि अगर परिसर के कब्जेदार ने आगंतुक को चेतावनी दे दी है खतरे के बारे में, तो भी चेतावनी अपर्याप्त मानी जा सकती है यदि आगंतुक के पास, ठीक है, कोई विकल्प नहीं है। जैसे आपने चेतावनी दे दी कि इस कमरे में मत जाना, कुत्ता है, और आगंतुक को जिस प्रयोजन से बुलाया गया है उस प्रयोजन से उसी कमरे में उसे जाना है, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, ठीक है, तो चेतावनी भी कोई असर नहीं रखेगी। विकल्प होना चाहिए। भाई आपने चेतावनी दी, आपने कहा कि इस रास्ते मत जाओ, खराब है, ये टूटा हुआ है, अब रास्ता ही वही है, उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर आखिर क्या हो सकता है? उसके पास क्या है, ठीक है ना, उसके पास विकल्प क्या है? वो तो जाएगा ही उस रास्ते। और फिर आप कहो कि हमने उचित सावधानी बरती थी बात की सभी सुसंगत परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, कहां रखी? आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था ये तो करनी चाहिए थी, ठीक है ना। आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं। हम लोग पढ़ के आए कि अब आज की डेट पर पुलिस वाले अतिचारी नहीं माने जाएंगे, या विधान के अंतर्गत, भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि विधान के अंतर्गत जिन्हें प्रवेश करने की इजाजत दी गई है वे अगर प्रवेश करते हैं तो उन्हें परिसर के कब्जेदार ने अनुमति दी थी नहीं दी थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। परिसर के कब्जेदार इसने अनुमति दी थी या नहीं दी थी, विधान के अंतर्गत प्रवेश करने वालों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। और विधान के अंतर्गत प्रवेश करने वाले लाइसेंसी माने जाएंगे, और लाइसेंसी आज की डेट में 1957 के ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट के मुताबिक आगंतुक या विजिटर यह माना जाएगा। अब वो सम्मन सर्व कराने आया और तुम अपने बुलडॉग के पास उसे पकड़ के खड़े हो गए, क्योंकि बुलडॉग तुमसे तो कुछ कहेगा नहीं, भाई तुम तो उस मालिक ही हो उसके, और चिल्ला चिल्ला करे देखो इससे दूर रहना, जो है काट लेगा। अब तुमको हमने साहब सुरक्षा सुनिश्चित की थी, तो जे कौन सी साहब सुरक्षा होगी भाई, जे कौन सी सुरक्षा होगी, ठीक है। तो विकल्पहीनता अगर आपने पैदा की है आगंतुक के सामने, ठीक है, फिर भले ही आपने चेतावनी भी दी हो तो उस चेतावनी को चेतावनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट की धारा 2(4) विशेष रूप से यह कहती है कि अगर किसी परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, जो ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट की धारा 2(4) है वो विशेष रूप से यह कहती है
कि अगर किसी स्थान पर निर्माण का काम चल रहा है तो सक्षम ठेकेदार का नियोजन ये परिसर के कब्जेदार को उसके दायित्व से मुक्त ये कर सकता है। ठीक है ना? अगर आपने सक्षम ठेकेदार ये नियोजित किया और परिसर का कब्जा ये भी उसी को दे दिया, फिर अगर वहां कोई प्रवेश पाता है और परिसर का, ठीक है, वहां जो निर्माण कार्य का निष्पादन करने वाला ठेकेदार है उसके कारण से वो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में चूक करता है तो आप दायी नहीं होंगे, ये सही है। लेकिन अगर आपके पास ये विश्वास करने के साधन है या आपको कहीं से जानकारी मिल रही है कि वो असुरक्षित तरीके से काम कर रहा है ठेकेदार, और फिर वहां कोई प्रवेश पाता है और फिर उसे कोई नुकसान होता है तो परिसर के कब्जेदार के तौर पर आप ही उत्तरदायी माने जाएंगे। परिसर के ठेकेदार से आपने सक्षम ठेकेदार नियोजित किया और उस ठेकेदार को उप ठेकेदार नियुक्त करने का कोई हक यह भी नहीं दिया संविधान में, ठीक है, उप ठेकेदार नियुक्त करने का हक उसे नहीं दिया। लेकिन जैसे हम लोगों ने टीपीए में पढ़ा था दृश्यमान स्वामी, ठीक है, दृश्यमान स्वामी स्वामी थोड़ी होता है, दृश्यमान स्वामी स्वामी थोड़ा ही है, ठीक है ना? ऐसे धारा 28 हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, कितने पार्टनरशिप एक्ट में, जो अपने आप को पार्टनर दर्शित करता है जबकि इनफैक्ट वो पार्टनर नहीं है। तो जो अपने को पार्टनर दर्शित करेगा उसे पार्टनर मान लिया जाएगा। ऐसे ही जो दृश्यमान स्वामी होगा, ठीक है, वो अगर स्वामी की सम्मति से दृश्यमान स्वामी बना हुआ है तो उसे दृश्यमान स्वामी मान लिया जाएगा। ऐसे ही ठेकेदारी की जो संविदा हुई उसमें ठेकेदार को उप ठेकेदार नियुक्त करने का हक नहीं है, लेकिन उस प्रकार के निर्माण कार्यों में सामान्यतः ठेकेदारों को उप ठेकेदार नियुक्त करने का अधिकार रहता है। इसका मतलब दृश्यमान प्राधिकार है उसके पास, क्योंकि उस प्रकार के मामलों में उप ठेकेदार की नियुक्ति करते रहते हैं ठेकेदार, और उसने कोई उप ठेकेदार नियुक्त कर लिया, उसके कारण से कोई व्यक्ति जो उस परिसर में प्रवेश किया क्षतिग्रस्त हो गया, क्या उसके प्रति आपका कोई दायित्व है परिसर के कब्जेदार का? तो यहां भी वही माना जाएगा। अगर वो उप ठेकेदार सक्षम था और वो असुरक्षित तरीके से काम कर रहा है, इस बात की कोई सूचना परिसर के कब्जेदार के पास नहीं थी, तो वो दायी नहीं है, अन्यथा दायी है। यानी परिसर के कब्जेदार इस तथ्य के कारण केवल अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे कि उन्होंने सक्षम ठेकेदार नियोजित कर दिया है अपने परिसर में निर्माण कार्यों को चलाने के लिए, केवल इससे मुक्त नहीं हो जाएंगे, उन्हें यह भी दर्शित करना होगा कि उन्होंने ऐसी कोई सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं की कि ठेकेदार वहां सुरक्षित तरीके से निर्माण संबंधी गतिविधियों को नहीं चला रहा है। ठीक है, अगर इसे साबित करने में वे असफल हुए तो उस परिसर में प्रवेश करने वाले यदि क्षतिग्रस्त हुए तो परिसर के कब्जेदार का ही दायित्व जो माना जाएगा। और जो ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट है उसकी धारा 2(5) ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सम्मतिदाता को क्षति नहीं होती, इस सूत्र को, ठीक है, अपने में समाहित करती है। यानी आगंतुक इसे स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है और इसकी आयु, बुद्धि, बात की सभी सुसंगत परिस्थितियां, उन्हें देखते हुए वो चेतावनी पर्याप्त है, और फिर भी ये उन निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है जो इसे दिए जा रहे हैं। ये जानबूझकर अवांछित जगह पर जा रहा है, ठीक है, जानबूझकर इसे मना किया गया उधर मत जाइए, फिर भी ये गया और क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिर ये सम्मतिदाता है और सम्मतिदाता को कोई क्षति नहीं होती। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के तर्क को इसमें भी सुरक्षित रखा गया। ये ऑक्युपायर्स लायबिलिटी एक्ट इंग्लैंड का।
और ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट ने क्या किया, 4 श्रेणियों में विभाजित व्यक्तियों को, ठीक है, एक श्रेणी दर्शकों में समाहित कर दिया, और दर्शकों में समाहित करके उनके दायित्व को ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट की धारा 2, 3, 2, 4, 2, 5 इनके माध्यम से तय कर दिया। और परिसरों में प्रवेश करने वाले आगंतुकों की सुरक्षा के संबंध में हिंदुस्तान में भी इसी कानून के मुताबिक, ठीक है, दायित्व का निर्धारण यह किया जाएगा। क्यों, हमारे यहां ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट जैसा कोई प्रावधान ये निर्मित नहीं हुआ, इसलिए इंग्लैंड के जो ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट है इसे न्याय साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के मुताबिक हमारे यहां स्वीकार किया जाएगा। हां, अगर दुनिया में कहीं और इससे बेहतर विधिक प्रावधान मिल जाएंगे हमें, ठीक है, परिसरों के कब्जेदारों के आगंतुकों के प्रति दायित्व के निर्धारण हेतु, तो हम उनका उपयोग भी करेंगे, ठीक है ना। और भारत में अगर कोई अधिनियम यह बन जाएगा या हमारा उच्चतम न्यायालय कुछ कह देगा, ठीक है, तो उसे भी हम फॉलो करेंगे, जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रहते हुए एब्सोल्यूट लायबिलिटी आ गई। अब एक चीज बचती है जिसके आगंतुकों के प्रति परिसर के कब्जेदारों का, ठीक है, क्या कर्तव्य है, यह ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट, यानी उनकी सुरक्षा ये सुनिश्चित करने का कर्तव्य नहीं है, लेकिन उनकी सुरक्षा के प्रति उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य है। और उचित सावधानी क्या है, यह बात की सभी सुसंगत परिस्थितियों में सावधानी की जिस प्रकार की सावधानी अपेक्षित है उसको ध्यान में रखकर निर्धारित यह किया जाएगा। और जो लोग संविदा के अंतर्गत ये प्रवेश करेंगे परिसरों में, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसर के कब्जेदार का क्या दायित्व है, ये स्वयं संविदा में उल्लिखित होगा, ठीक है ना, ये आपको बताया गया। अब केवल एक बात बचती है कि अगर परिसर में अतिचारी आ रहा है, ठीक है, ट्रेसपासर आ रहा है जो आगंतुक नहीं है, तो उसका क्या दायित्व है, तो उसकी सुरक्षा के प्रति परिसर के कब्जेदार का क्या दायित्व है। अब उसकी सुरक्षा के प्रति परिसर के कब्जेदार का जो दायित्व है वो निर्धारित होता है, ठीक है, ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1984 से। लेकिन 1984 के पूर्व क्या स्थिति थी और 1984 के बाद क्या स्थिति है, इस पर कल की क्लास रखनी पड़ेगी, तभी ये ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी यानी परिसर के कब्जेदारों का जो परिसर में आने वाले लोगों के प्रति दायित्व है ये कंप्लीट होगा। और अतिचार और अतिचारी के प्रति जो परिसर के कब्जेदार का दायित्व है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। तो कल हम लोग बात करेंगे अतिचारी के प्रति परिसर के कब्जेदार का क्या दायित्व।